नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। दोस्तों, क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपके मकान, दुकान, प्लॉट या फिर फैक्ट्री को गिरवी रखकर, कोलेटरल बंधक या फिर मोर्टगेज पे रखकर आपने लोन लिया था? हो सकता है आपका वह होम लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप हो। और ऐसे में दोस्तों, आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आप लोन की ईएमआईज को, उनकी किस्तों को आप रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहे थे, और ऐसे में आपके लोन की ईएमआईज कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट होना चालू हो जाती है। ऐसे में आगे चलकर 90 और 92 दिनों के बाद आपके लोन अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया जाता है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। फिर आगे चलकर ये लोन कंपनियां लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर को आपको एक डिमांड नोटिस भेजती हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है 13 सब क्लॉज 2 या फिर 13(2) की नोटिस। दोस्तों, इस नोटिस के अंदर आपको 60 दिन का समय दिया जाता है, और इस नोटिस के अंदर आपकी जो भी अमाउंट बाकी रहती है, वो पूरे अमाउंट को इस नोटिस के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि इस पूरे अमाउंट का भुगतान, रीपेमेंट आपको करना है अगले 60 दिनों के अंदर। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली इस डिमांड नोटिस का, इस 13(2) की नोटिस का आपको रिप्लाई, जवाब फाइल करना चाहिए आपके एडवोकेट के माध्यम से। यदि कोई आपत्ति है तो आपको आपत्ति भी दर्ज करवाना चाहिए अगले 60 दिनों के अंदर। यदि पैसे हैं तो पैसे आपको दे देने चाहिए। दोस्तों, 13(2) की नोटिस के बाद जैसे ही 60 दिन समाप्त होते हैं, दी एंड होता है 60 दिन का, उसके बाद ये लोन कंपनियां लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर को भेजती हैं 13 सब क्लॉज 4, दैट मीन्स की 13(4) की नोटिस। दोस्तों, इसे कहते हैं सिंबॉलिक पोजेशन की नोटिस या फिर कब्जे की नोटिस, या फिर दोस्तों हिंदी में कहेंगे भौतिक कब्जे की नोटिस। इस 13(4) की नोटिस को लाकर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर लोन कंपनियों के जो भी उनके स्टाफ एम्प्लॉइज होते हैं, वो लाकर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टिक चिपका देते हैं, और ये कहते हैं, ये बताते हैं कि अब ये संपत्ति, अब ये प्रॉपर्टी कागज और पेपर की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब ये हमारे कब्जे में आ चुकी है। और चिपकाने का उनका मकसद ये होता है कि अब इस प्रॉपर्टी के साथ में कोई भी व्यक्ति डील ना करे, कोई इस प्रॉपर्टी के साथ में कोई भी व्यवहार, खरीदने बेचने वाला कोई भी व्यवहार ना करे। इसको ना तो भाड़े पर ले, लीज पर ले, ठीक है। तो पब्लिकली ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी इस बैंक के कब्जे में आ चुकी है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेपर के बेसिस पर। तो इस प्रॉपर्टी के साथ में कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रांजेक्शन ना करे। तो दोस्तों, इस 13(4) की नोटिस को कहते हैं कब्जे की नोटिस, पोजीशन की नोटिस। ऐसे में यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको तुरंत इमीडिएटली इस 13(4) की नोटिस का भी आपको जवाब, रिप्लाई आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको देना चाहिए, आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं। और यदि आप पैसे देना चाहते हैं तो लिखित रूप में इसका जवाब दीजिए कि मैं पैसे देना चाहता हूं, मैं इस मैटर को क्लोज करना चाहता हूं, मैं इस लोन अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसीडिंग गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, नियमों के खिलाफ में है, तो ऐसे में आपको तुरंत ऑब्जेक्शन, आपत्ति आपकी दर्ज करवानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप पैसे नहीं देते हैं, बैंक एनबीएफसी से बातचीत नहीं करते हैं, नेगोशिएशंस नहीं करते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले तो लोन कंपनी आपको पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आपको कहेगी कि आप इस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, आप इस प्रॉपर्टी का जो कब्जा है, जो फिजिकल पोजीशन है, वो हमें दे दीजिए। यदि आप शांतिपूर्वक, पीसफुल तरीके से नहीं देते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं, तो ऐसे में ये लोन कंपनियां इस प्रॉपर्टी, संपत्ति का फिजिकल पोजीशन अपने पास लेने के लिए जाती हैं दोस्तों सीजीएम कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, या फिर डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे जाके सरफेसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं दोस्तों।
बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, बिफोर द डीएम कोर्ट, ये एक एप्लीकेशन मूव करते हैं अंडर सेक्शन 14 के तहत दोस्तों। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन सीजीएम कोर्ट के पास आती है, तो सीजीएम जो कोर्ट होती है, वो जो डीएम होते हैं, वो इस एप्लीकेशन को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको अच्छे से इसका रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आई है, ये जो कार्यवाही हो रही थी, क्या इसमें नियम कानून के हिसाब से जो सर्विस एक्ट 2002 का जो कानून है, उसके प्रोविजन, उसके प्रावधानों का क्या प्रॉपरली कंप्लायंस हुआ है? क्या लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को सही समय पर एनपीए के क्लासिफिकेशन की या फिर डिक्लेरेशन की जो नोटिस है वो प्रॉपरली सर्व की गई है? क्या एनपीए एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके जो भी नियम है, जो गाइडलाइंस है, क्या उसके मुताबिक इस लोन के बोरोवर का लोन अकाउंट एनपीए में घोषित और कैटेगराइज किया गया था? क्या लोन के बोरोवर को 13/2 की नोटिस सही समय पर दिया गया था? क्या प्रॉपरली सर्व किया गया था? क्या लोन के बोरोवर को 13/4 की नोटिस प्रॉपरली सर्व की गई थी? क्या कहीं यहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 के प्रावधानों, प्रोविजंस का वायलेशंस तो नहीं हो रहा है? ये सारी चीजों की जांच करने के बाद सीजीएम कोर्ट या फिर डीएम कोर्ट क्या करती है, इसमें एक ऑर्डर पास करती है और ऑर्डर में ये लिखा रहता है कि इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी को पीसफुल तरीके से फिजिकली बैंक और एनबीएफसी को हैंड ओवर किया जाए, इनको दिया जाए। इस मामले में सीजीएम कोर्ट एक कोर्ट कमिश्नर, एक कमिश्नर भी अपॉइंट करती है। ये कोर्ट कमिश्नर एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, इस फिजिकल पोजेशंस के पूरे प्रोसेस को, कब्जे की पूरी प्रक्रिया को हैंडल करता है, प्रॉपरली मैनेज करता है और पीसफुल तरीके से संपत्ति और प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो लोन बोरोवर के पास से निकालकर बैंक और एनबीएफसी के पास वो देता है दोस्तों, उनको हैंड ओवर करता है, उनको कब्जा दिलवाता है दोस्तों, ये कोर्ट कमिश्नर। साथ ही साथ इस सेक्शन 14 का जो ऑर्डर पास होता है फिजिकल पोजीशन का, इस ऑर्डर में यह भी लिखा रहता है कि यदि फिजिकल पोजीशन लेने में कोई दिक्कत समस्या आती है तो ऐसे में लोकल पुलिस स्टेशन, थाने का सहयोग लेते हुए, कांस्टेबल, हवलदार, पुलिस का सपोर्ट, सहयोग लेते हुए फिजिकल पोजीशन को पीसफुल तरीके से बैंक और एनबीएफसी को दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर प्रॉपर्टी और संपत्ति के कब्जे को पीसफुल तरीके से बैंक एनबीएफसी को हैंड ओवर नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये सेक्शन 14 का जो मामला है, सेक्शन 14 का जो एप्लीकेशन है, वो डीएम या फिर सीजीएम कोर्ट के पास कब आता है? जब 13/4 की नोटिस पर, पोजीशन की नोटिस पर, जब पीसफुल तरीके से लोन का बोरोवर, लोन का डिफॉल्टर बैंक एनबीएफसी को संपत्ति का कब्जा नहीं देता है, ताला लगाने नहीं देता है, तो ऐसे में लोन कंपनियां प्रॉपर्टी और संपत्ति को अपने पास फिजिकली लेने के लिए सीजीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट के पास जाते हैं, उनका असिस्टेंस लेते हैं दोस्तों, उनके सहयोग से दोस्तों संपत्ति और प्रॉपर्टी को फिजिकली अपने पास लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीजीएम कोर्ट, जो डीएम कोर्ट है, वो क्या करती है, वो बैंक और एनबीएफसी को असिस्ट करती है, उनका सहयोग करती है संपत्ति और प्रॉपर्टी को लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के कब्जे में से निकालकर बैंक और एनबीएफसी के कब्जे में प्रॉपर्टी को देने में दोस्तों। यहाँ पे सीजीएम कोर्ट और डीएम प्रॉपरली एप्लीकेशंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर सब कुछ ओके रहता है तो फिर बैंक एनबीएफसी के फेवर में ऑर्डर पास कर देते हैं। यदि कोई प्रक्रिया गलत पाई जाती है तो ऐसे में सीजीएम कोर्ट सेक्शन 14 की एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, रद्द कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर हैं और यदि आपके खिलाफ में कोई सेक्शन 14 में कोई ऑर्डर पास हो गया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको यदि कोई रिलीफ चाहिए तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको आपके डीआरटी कोर्ट, आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीआरटी कोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल कोर्ट में आपको तुरंत इमीडिएटली आपको मूव करना चाहिए। वहां पे जाकर आपको डीआरटी कोर्ट के समक्ष आपको
सेक्शन 17 में आपको एक सिक्योराइजेशन की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी चाहिए, एसए की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी चाहिए दोस्तों। तुरंत आपको इमीडिएटली आपको स्टे के लिए जाना चाहिए बिफोर दी डीआरटी कोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। आप वहां पे चाहिए, डीआरटी कोर्ट के समक्ष आप एप्लीकेशन फाइल करिए। आप आपके एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप खुद भी आप आर्गुमेंट्स और बहस करके दोस्तों आप रिलीफ पाने की पूरी कोशिश करिए। यदि ये प्रोसीडिंग गलत है या फिर ये जो सीजीएम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है अंडर सेक्शन 14 के तहत, यदि ये ऑर्डर गलत है या फिर ये पूरी प्रक्रिया गलत है, तो ऐसे में इस चीज को आप ऑब्जेक्ट करिए। इसके खिलाफ में डीआरटी कोर्ट में जाइए दोस्तों, स्टे की पिटीशन फाइल करिए अंडर सेक्शन 17 में दोस्तों। यदि आप शांत रहेंगे, आप कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है दोस्तों। क्योंकि इस पूरी सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई होती है, इसमें 3 ही नोटिस सबसे महत्वपूर्ण है। 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस और सेक्शन 14 की सीजीएम कोर्ट और डीएम के ऑर्डर की नोटिस दोस्तों। यदि आप इसमें लापरवाही करेंगे, तो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है दोस्तों। इसीलिए कभी भी आपको 13(2) की नोटिस आए या फिर 13(4) की नोटिस आए या फिर सेक्शन 14 की नोटिस आई, इसमें इमीडिएटली आपको तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको इसमें तुरंत इमीडिएटली आपको आपकी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। आपको इसमें आपका रिप्लाई जवाब फाइल करना चाहिए। आप जिस भी तरीके से इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चाहे पैसे देकर, बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके, या फिर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप आपकी तरफ से इनिशिएटिव जरूर लीजिए दोस्तों। यदि आप नहीं लेंगे, तो सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है, वो पूरी तरीके से एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग बैंक और एनबीएफसी को पावर देता है कि वो डायरेक्टली सीधे आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज, यदि एक बार आपके खिलाफ में सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चालू हो जाती है, तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, यदि आप पैसे देना चाहते हैं बीच में, तो बाकायदा बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करके लिखित रूप में लीजिए कि मैं अपने अकाउंट को रेगुलराइज करना चाहता हूँ, मेरी जो भी ईएमआई टूटी है मैं भरना चाहता हूँ, मैं पूरे पैसे देकर इस मामले को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो उनसे पहले लिखित रूप में लीजिए, उसके बाद ही पैसे दीजिए दोस्तों। यदि आप इक्का दुक्का ईएमआईज देंगे, तो ऐसे में ये सरफेसी एक्ट की जो कार्रवाई है, ये समाप्त नहीं होने वाली है दोस्तों। यदि आप पैसे देना चाहते हैं, तो नियम कानून से बकायदा लिखित रूप में बैंक एनबीएफसी से लीजिए, उसके बाद ही पैसे दीजिए दोस्तों। क्योंकि एक बार यदि सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चालू हो जाती है, ये तभी बंद होगी जब तक बैंक और एनबीएफसी अपनी तरफ से वो सरफेसी एक्ट की कार्रवाई को बंद नहीं करते हैं। तो उनसे बातचीत करिए नियम कानून से बकायदा, और अपने इस लोन अकाउंट को क्लोज करने की पूरी कोशिश करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि कोई भी मन में डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।